नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। ये कविता काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है और एक लंबी कविता है। 4 भाग हम इसके कर चुके हैं। आज हम करेंगे भाग 5। तो आइए देखते हैं। एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये फैंटेसी के माध्यम से अपने अंतर्मन के विचारों को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। तो यहाँ पर एक रहस्यमय वातावरण बना हुआ है। रात के अंधकार में कवि खड़ा है बरगद के पेड़ के पास। तो वहाँ पर अचानक ही उसे आभास होता है। भान का मतलब आभास होना या ज्ञान होना, कि पीछे से किसी अजनबी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। चौंकता मैं भयानक, और मैं डर जाता हूँ, और डर कर मैं चौंक उठता हूँ। एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, नहीं नहीं, ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद का पात तक। और जैसे ही कवि को ऐसा एहसास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, वो एकाएक एक लहर, या यूं कहें कि उसके उसके शरीर में एक सिहरन उठती है जो डराने वाली है, कांपाने वाली है। सिर से लेकर उसके पैर तक अचानक ऐसे लगता है कि कोई रेंग गया, यानी कवि यहाँ पर डर गया। नहीं नहीं, तभी उसने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऊपर से गिरा है। गिरा क्या है? बरगद का पत्ता, पात यानी पत्ता, और कंधे पर बैठ गया। और वो पत्ता कहाँ पर गिरा? कवि के कंधे पर गिरा, जिसके कारण उसे एहसास हुआ कि शायद किसी ने हाथ रखा। लेकिन तभी कवि देखता है कि वो किसी का हाथ नहीं बल्कि बरगद का पत्ता है। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा? तो कवि कहता है कि क्या वो कोई संकेत दे रहा है उस पत्ते के माध्यम से, या वो कोई प्रकृति का इशारा है? क्या वह चिट्ठी है किसी की, प्रश्न कर रहे हैं, या फिर ये एक पत्र है किसी का जो उसके पास भेजा गया है? कौन सा इंगित, इंगित यानी इशारा, कौन सा इशारा है ये? भागता मैं दम छोड़। और उस पत्ते के कारण भी कवि डर जाता है, ये सोचकर कि ये पता नहीं कैसा और क्या इशारा है। वो अचानक से वहां से भाग उठता है। घूम गया कई मोड़, और भागते भागते वो कई मोड़ घूम जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो रहस्यात्मक वातावरण का प्रयोग किया गया है। जगह जगह प्रश्नालंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। स्पर्श बिंब है, और उपमा अलंकार का भी, बरगद पात जैसे उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। वो किसके समान लगता है? हाथ के समान उसे लगता है। बंदूक धाएं धाएं मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। तभी भागते भागते कवि अनुभव करता है कि बंदूकों की आवाजें आ रही है, धाएं धाएं की ध्वनि सुनाई दे रही है, और उसी के कारण मकानों के ऊपर एक प्रकाश सा दिखाई देता है। प्रकाश सा छा गया है, कैसा? गेरुए रंग का, गेरुआ यानी लाल रंग का। और मैं दम छोड़कर भाग रहा हूँ, और भागते भागते बहुत आगे निकल गया हूँ, कई मोड़ में घूम गया हूँ। घूम गया पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मूंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई, उस पार चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर। कवि कहते हैं कि वो बहुत घूमा, घूमा यानी बहुत भागा। अंत में वो थक गया। उसे लगा जैसे पृथ्वी घूम रही है, सारा आकाश भी घूम रहा है, क्योंकि वो बहुत देर से लगातार निरंतर भाग रहा है। अचानक कवि को किसी बंद घर की पत्थर की सीढ़ी दिखाई देती है, यानी वो घर क्या है? बंद है। मूंदे हुए यानी बंद घर की एक पत्थर की बनी हुई सीढ़ी दिखाई देती है, जिस पर वो अपना सिर पकड़कर चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि अब वो और भाग नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। दिमाग में चक्कर चक्कर, भंवरे भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वपन सरीखा। और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? विचारों के चक्र चल रहे हैं। उसे भंवरों का गोल गोल केंद्र दिखाई। भंवरा क्या होता है? जो गोल घूमता है। जैसे पानी में भंवर बन जाता है, तो उसे भंवरों का गोल गोल केंद्र दिखाई दे रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कोई सपना देख रहा है। सपन सरीखा कि सपना देख रहा है। तो यहाँ पर कवि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कैसे वो भाग रहे हैं परिस्थितियों से। चारों ओर परिस्थितियां भयानक है, गंभीर है, और कवि भाग रहे हैं। एक अचानक अकेला स्थान देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में एक विचारों का जो भंवर है वो उठ रहा है, घूम रहा है। भूमि की स्तरों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक। कवि को ऐसा महसूस होता है कि
भूमि की सतह के बहुत नीचे, भूमि की सतहों के बहुत नीचे क्या है, एक अंधकार अंधकार अंधियारी एकांत है, यानी एक अंधकार में सूनापन है, एकांत है, जहां पर एक स्वाभाविक प्राकृत यानी प्रकृति के द्वारा बनाई गई गुहा यानी गुफा विद्यमान है। विस्तृत खो के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। और वहां पर क्योंकि कवि बेतहाशा भागा जा रहा है और वो थक गया है, थक कर बैठ गया है, और उसके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उसी में एक विचार क्या आता है कि उसे एक गुफा का अनुभव होता है। कवि का जो अंतर्मन है ये धरती की परतों के नीचे प्रवेश करता चला जाता है, क्योंकि देखिए फैंटेसी पर आधारित ये कविता है, यानी वो कल्पना करता है कि धरती की परतों के नीचे एक विशाल गुफा है जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, और उस विशाल विस्तृत खो यानी विशाल गुफा के सांवले तल में, सांवले तल से मतलब यहाँ पर क्या है, जो उसका अंधियारा भाग है, निचला भाग घना काला अंधेरा है, तिमिर को भेद कर, और उस अंधकार को भेद कर उसे चमकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। मणियों का प्रकाश जैसे बिखेर रहा हो ऐसा पत्थर दिखाई देते हैं। मणि तेज सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे हैं। जो मणि है वो तेज से सक्रिय है, यानी वो चमक रही है। रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, कवि ने उसे रेडियो एक्टिव, जो चमकती हुई मणियां हैं या बिखरे हुए जो रत्न हैं उन्हें रेडियो एक्टिव शब्द की संज्ञा दी है। उन रत्नों तथा मणियों पर क्या झरता है, जिन पर प्रबल प्रपात, एक क्या झर रहा है, एक झरना यानी पानी गिर रहा है। प्राकृत जल वह आवेग भरा, वो प्रकृति के द्वारा संचित है या प्राकृत है, यानी अपने आप गिरने वाला है वो जल, और आवेग से भरा हुआ है, अर्थात वो लहरें या वो झरना गिर रहा है जो अपने ही तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है। द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर, और चमकते हुए मणि की जो अग्नि यानी चमक है उस पर वो गिर रहा है, और फिसल फिसल बहती लहरें, और उस झरने से आने वाली जो लहरें हैं वो भी उन कांतिमान मणियों के प्रवाह से फिसल फिसल कर नीचे गिर रही है, अर्थात चारों ओर मणियों का प्रकाश फैला है और उस फैले हुए प्रकाश पर झरना गिर रहा है, और उसकी लहरें उन्हीं मणियों के प्रकाश को स्पर्श करते हुए बह रही हैं। लहरों के तल में से फूटती है किरणें, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती, खो की बेडोल भीते हैं झिलमिल। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि उन जो लहरें हैं, लहरों के तल में से किसकी किरणें फूट रही हैं, रत्नों की, कि लहरों की तली में से जो रत्न हैं उनकी किरणें निकल रही हैं, एक सुंदर आभा बन रही है, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा, और जो रत्न है उनके रंगीन सौंदर्य की आभा चारों ओर बिखर रही है, फूट निकलती है यानी बिखर रही है। खो की बेडोल भीत है झिलमिल, खो यानी गुफा की भींतें कैसी है, बेडोल है, समतल और एकसार नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, वो भी उस प्रकाश के कारण झिलमिल हो रही है। पाता हूँ, क्या पाता हूँ, पाता हूँ यानी अनुभव करता हूँ, क्या देखता हूँ, निज को, निज यानी अपने को, उसी गुफा के भीतर, कि मैं स्वयं को उसी खो यानी उसी गुफा के भीतर अनुभव करता हूँ। विलुप्त नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ, विलुप्त यानी जो मेरी नेत्र हैं, मेरी जो आंखें हैं वो उसके कारण चमचमा ललचाई हुई आंखों से, यानी उसको प्राप्त करने की भाव से या ललचाई हुई नेत्रों से मैं देखता हूँ उस चमक को। मणि तेज सक्रिय हाथों में लेकर, वो तेज प्रकाशवान मणि को मैं हाथों में लेकर विभोर आंखों से देखता हूँ उनको, कि मैं उनको देख रहा हूँ। पाता हूँ अकस्मात, तब कवि को अचानक पता चलता है कि जो उसने हाथ में पत्थर ले रखे हैं या वो मणियों को, क्योंकि भाव विभोर हो जाता है और कवि उनको हाथ में ले लेता है, तभी अचानक उसे ये पता चलता है कि ये चमकते हुए रतन नहीं है। क्या नहीं है, पाता हूँ अकस्मात, क्या पाता हूँ अचानक से, दीप्ति में विलयित रतन नहीं है, कि ये जो चमक रहे हैं ये रतन यानी मणियां नहीं है। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं, कि ये क्या है, ये मेरे ही अनुभव है, मेरी ही वेदना है, मेरा ही विवेक और मेरे द्वारा निकाले गया ही निष्कर्ष है, अर्थात ये मेरे अनुभव का निचोड़ है, ये मेरे ही तर्कशील निर्णय है। सभी भाव रतन
कवि के अपने हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ पड़े हैं? अवचेतन में। मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं और ये किसी और के रत्न नहीं है, ये कवि के जीवन के अनुभव रूपी रत्न है। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे, प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल, अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। तो यहाँ पर कवि को क्या अनुभव होता है कि ये किसी दूसरे के रत्न नहीं बल्कि उसी के हैं, लेकिन यहाँ अवचेतन में पड़े हैं विचार रूपी लाल अग्नि की वे मणियाँ, जो कवि के प्राण रूपी झरने में हर क्षण क्या कर रही हैं? घुल रही है। प्राण जल यानी प्राण रूपी प्रपात क्या है? झरना की को वो विचारों की लालिमा जो है उसमें अग्नि के समान जो लालिम है या रक्तिम है, वे मणियाँ, ये विचारों की कवि के खुद के विचार हैं और कवि के विचार रूपी लाल अग्नि की वे मणियाँ हैं जो कवि के प्राण रूपी झरने में प्रतिपल प्रतिक्षण घुल रही हैं। कवि का भाव क्या है कि ये सब कवि के क्रांतिकारी विचार हैं जो उसके अंतर्मन में एकाकी पड़े हैं, अकेले पड़े हैं। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, और अकेले होने के कारण इनकी हलचल कैसी है? गीली है। अर्थात ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एकांत और अकेले में पड़े हैं, अवचेतन मन में बैठे हुए हैं। कवि इनको बाहर नहीं आने देना चाह रहा था, इसीलिए ये वहाँ पर अकेले हैं, एकांत हैं। कवि कहता है कि हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया। गुहा यानी गुफा में बसा दिया। किसको? मेरे जो जनवादी विचार थे, मेरे जो क्रांतिकारी विचार थे, उसको मैंने ही अपने अंतर्मन की गुफा में बिठाकर उनको बाहर आने से रोक दिया। लोक हित क्षेत्र से कर दिया वंचित, कि वो बाहर आते, लोगों का हित करते, इस कार्य से मैंने उन्हें वंचित कर दिया है। ज्ञानोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खो में डाल दिया। मैंने उनको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि मैं डरता था, मैं उनको बाहर नहीं आने देना चाहता था, लोगों का हित मैं नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको रोक दिया है और गुफा में डाल दिया है। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते, खैर यह नया समय है, जूझना ही तय है। कवि क्या कहते हैं कि वे खतरनाक थे, कि जो मेरे विचार हैं हो सकता है वो बड़े भयानक थे या बहुत खतरनाक थे। जिस प्रकार भीख मांगने वाले बच्चे समाज के उत्थान के लिए हानिकारक होते हैं, उसी प्रकार मेरे क्रांतिकारी विचार शोषक वर्ग के लिए हानिकारक हो सकते थे। खैर अब जो हुआ सो हुआ, बीती बातों के बारे में विचार हमें नहीं करना चाहिए। ये जूझना, ये संघर्ष पहले से ही तय था, पहले से ही निश्चित था। तो कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मेरे ही क्रांतिकारी जो विचार थे, मैंने ही उनको दबा दिया, मैंने ही उसको अंधकार में गुफा में डाल दिया। अर्थात मैं ही समाज के हित के लिए सामने नहीं आया, या मैंने ही अपने काव्य का सहारा इन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं लिया। ये बिल्कुल वैसे ही शायद समाज के लिए खतरनाक हो सकते थे जैसे एक भीख मांगता हुआ बच्चा विकास करने वाले समाज के लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार मेरे विचार, मेरे क्रांतिकारी विचार भी किसके लिए? शोषक वर्ग के लिए हानिकारक हो सकते थे, लेकिन मैंने उनको रोक दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।